जाता है तो लगभग 1 महीने में भी इलाज हो सकता है, 1 से 1.5 महीने में। एक अगर IVF की उनका इलाज का तरीका बचता है तो लगभग 2 से 3 महीने का ड्यूरेशन होता है। इसके अंदर कपल्स को क्लिनिक मिनिमम 3-4 बार आना होता है और स्टिमुलेशन इंजेक्शन भी दिए जाते हैं फॉर द वुमन। वो लगभग 10 से 11 दिन इंजेक्शन दिए जाते हैं। वो ज़रूरी नहीं है उसके लिए क्लिनिक आना हो, तो 3 से 4 बार क्लिनिक आके इलाज प्राप्त किया जा सकता है 2 महीने के अंदर। कॉस्ट की बात आप कर रहे हैं तो देखिए एवरेज भारत में और खासकर मुंबई में लगभग 2.5 से 3 लाख रुपए का एक IVF साइकिल होता है। एंड आई एम वेरी प्राउड टू से, जैसा मैं आपको कह रहा था, हम शायद भारत की सबसे अफोर्डेबल और सबसे ट्रांसपेरेंट पैकेजेस प्रोवाइड करते हैं अपने पेशेंट्स को। सो हमारे यहाँ एक IVF साइकिल लगभग 1.5 लाख रुपए के अंदर एवरीथिंग इंक्लूडेड हम पेशेंट्स को प्राप्त कर पाते हैं और दे पाते हैं, और हम उन्हें EMI प्लान्स के थ्रू भी सपोर्ट कर पाते हैं। ये हर स्टेट में अलग कॉस्ट आती है या जनरल फिक्स है? जी, हम भारत की, जैसा हम कह रहे थे, टॉप 3 ब्रांड्स में से हैं और हमारे प्रेगनेंसी रिजल्ट्स अभी तक इंडस्ट्री लीडिंग है। हम लगभग 70% प्रेगनेंसी रेट दे पाए हैं अपने पेशेंट्स को। इसी कारण हम ग्रो कर रहे हैं बहुत तेज़ी से और हमें पेशेंट्स का सपोर्ट मिल रहा है। अक्रॉस इंडिया हमारा प्राइसिंग मोस्ट स्टेट्स में सेम ही है। सो हम ओवरऑल सेम प्राइस रखते हैं, तो पूरे महाराष्ट्र में हमारा प्राइसिंग सेम ही है। ये जानना है आप लोगों से कि IVF से आप जो चलाते हैं, पिछले 10 सालों में अगर बात करें, 15 सालों में या 20 सालों में क्या कुछ चेंजेस आया है इस इंडस्ट्री में, और उस बारे में अगर थोड़ा बता सकते हैं कितना ये लोगों के ये सब थोड़ा डॉगमा टाइप का, तो इतना लोग सोचते नहीं थे चीज़ों के बारे में, तो उस बारे में थोड़ा बताइए। मैं आपको थोड़ा अपने विचार बताता हूँ, फिर मैं डॉक्टर नवीना से रिक्वेस्ट करूँगा, वो भी आपको इसमें दूसरा पर्सपेक्टिव बता पाएंगी। देखिए, पिछले 10 साल में 2 से 3 चीज़ें अगर अपन थोड़ा दूरी से देखें क्या हो रहा है भारत में, हुई है। पहला तो रिप्रोडक्टिव हेल्थ जिसे बोला जाता है, उसका मापदंड बहुत तेज़ी से गिरा है। सो टोटल फर्टिलिटी रेट गिरा है। ओवरऑल अगर हम 30 से 35 साल के एज ग्रुप को देखते हैं, 35 से 40 साल के एज ग्रुप को देखते हैं, जैसा डॉक्टर नवीना आपको बता रहे थे, पॉपुलेशन बेस में हमारे जो एग काउंट, एग क्वालिटी और स्पर्म काउंट, स्पर्म क्वालिटी 10 साल पहले और अब पाई जाती हैं, उसके अंदर गिरोतरी दिखाई दी है। पहले ये बहुत बड़ा टैबू हुआ करता था सोसाइटी में कि किसी ने IVF ट्रीटमेंट कराया है तो वो बिल्कुल ही जाके छुप के इलाज कराएगा, किसी को बताएगा नहीं। आई थिंक अब थोड़ा सा हम 10 साल में, हालांकि अवेयरनेस की अभी भी कमी है और इतना बड़ा देश है भारत, हम बहुत अच्छा कर सकते हैं, बट उन चीज़ों पे थोड़ा सा ग्रोथ आई है। लोग अब मेडिकल ट्रीटमेंट की तरफ ज़्यादा मुड़ते हैं, बजाय पहले आप देखेंगे हकीम, मुनीम, रिलीजन का सहारा लिया जाता है और भी कई घरेलू नुस्खे अपनाए जाते हैं, उससे पेशेंट के लिए टाइम लूज हो जाता है। दूसरा सबसे बड़ा चेंज आया है साइंस एंड टेक्नोलॉजी में। सो जो प्रेगनेंसी रेट आज से 10 साल पहले IVF दे पाता था, अब क्योंकि इक्विपमेंट चेंज हो गया है, हम लोग जो अपनी एम्ब्रियोलॉजी लैब में एयर क्वालिटी लगाते हैं, आप बिलीव नहीं करेंगे, इट इज़ वन ऑफ द क्लीनेस्ट एयर्स विच इज़ ISO लेवल 5 ट्रिपल HEPA फिल्टर्ड, और अब एयर पोल्यूशन के कारण हर कोई फिल्ट्रेशन समझ गया है। तो मैं आपको बात समझा सकता हूँ, हमारा 3 लेयर्स ऑफ फिल्ट्रेशन होता है। एयर जो आती है लैब के अंदर, जिसके अंदर एम्ब्रियोज प्रोड्यूस किए जाते हैं, इस सब टेक्नोलॉजी में बहुत बढ़ोतरी आई है एंड इसके कारण प्रेगनेंसी दर जो उसके अंदर भी रिजल्ट्स के अंदर पेशेंट्स के लिए बढ़ोतरी आई है। मैं इसमें एक ही चीज़ बस बताना चाहूँगी, अगर आप इसे 2 हिस्सों में विभाजित करें, पहला कि भाई केसेस में क्या बढ़ोतरी आई है और दूसरा कि ट्रीटमेंट में क्या इसमें अंतर आया है पिछले 10 साल में। केसेस जैसे अभिषेक बता रहे थे, हाँ इनकी संख्या बहुत ज़्यादा बढ़ गई। उसके कारण अभी हमने जैसे समझे कि लाइफस्टाइल बहुत चेंज हुआ है, स्ट्रेस फैक्टर है,
लोगों के शादी करने की उम्र में हमने देखा है कि अब लेट शादियां हो रही हैं, और बहुत सारे कंडीशंस लाइक PCOS, एंडोमेट्रियोसिस और अंडों की संख्या में कमी आना, और पुरुषों के केसेस की मात्रा इनफर्टिलिटी की जो संख्या है उसमें भी काफ़ी बढ़ोतरी है। सो अगर हम केसेस के बारे में बात करें पिछले 10 साल में, तो जो इनफर्टिलिटी की संख्या थी, जो परसेंटेज था, उसमें बहुत कारणों से बढ़ोतरी। लेकिन अब ट्रीटमेंट की अगर हम बात करें तो ट्रीटमेंट में भी साइंस ने बहुत ज़्यादा इसमें सफलता प्राप्त करी है। पहले जो 10 साल जो ट्रीटमेंट पहले होता था, आज उससे हम कई ज़्यादा साइंस ने इस क्षेत्र में काफ़ी सफलता प्राप्त करी हुई है। पहले हम बेसिक IVF टेक्निक इस्तेमाल करते थे, उसके बाद ICSI आया जो एक बहुत ही मददगार ट्रीटमेंट साबित हुआ उन कपल्स के लिए स्पेशली जिन्हें पुरुष रिलेटेड तकलीफ थी, जिनके शुक्राणु की संख्या बहुत कम थी, क्वालिटी कम थी। फिर हम आगे बढ़े, लेज़र असिस्टेड हैचिंग, ब्लास्टोसिस्ट, ये सब ट्रीटमेंट में एक एक करके हर एक बढ़ोतरी ही पाई जाएगी। आज हम उस लेवल पे साइंस बढ़ गया है जहाँ पे हम AI के बारे में बात कर रहे हैं, जहाँ हम रेडियो फ्रिक्वेंसी टेस्टिंग के बारे में, आइडेंटिफिकेशन के बारे में बात कर रहे हैं, RI के बारे में बात कर रहे हैं। सो अगर आप साइंस ट्रीटमेंट में भी बात करें तो डेफिनेटली उसमें भी बहुत ज़्यादा बढ़ोतरी आई। लेकिन अब हमें ये ध्यान देखना है कि हम इसका प्रिवेंशन भी करें, ना सिर्फ ट्रीटमेंट की तरफ भागें। तो ये तभी संभव होगा जब हम एकत्र होकर इसकी तरफ ध्यान दें। नॉर्मल जनता के हिसाब से एकदम बेसिक सोच से अगर देखा जाए या सोचा जाए तो एक नॉर्मल जो एज था पहले, जैसे कि 21-20 साल में लड़की शादी करे, जो 28-29-30 तक हो गया है, किस एज में एक लड़की को शादी करना चाहिए, एक लड़के को शादी करना चाहिए और कैसे? ये क्वेश्चन बहुत ही गलत मैं बोलूँगी, इसको मैं सही तरीके से बोलना चाहूँगी, क्योंकि आप शादी के लिए आप किसी को नहीं बोल सकते, राइट? अगर मैं बोलूँ कि आप अपने रिप्रोडक्टिव हेल्थ के बारे में कब से इस चीज़ को थोड़ा सा सीरियसली लें, या इसके बारे में आप सतर्क हो जाएं और इसके बारे में आप जांचें शुरू कर दें, तो हर वो महिला, हर वो पुरुष जो 25 साल से ऊपर है और 35 तक, आज आप लोग मीडिया से आपने तो पहले ही देखा होगा कि आज एग फ्रीजिंग के बारे में बहुत ज़्यादा चर्चाएं हो रही हैं। बहुत सारे डॉक्टर्स, बहुत सारे सेलिब्रिटीज़ आज सामने आके एग फ्रीजिंग के बारे में बहुत खुल के बात कर रहे हैं। ऐसा नहीं है कि एग फ्रीजिंग पहले नहीं होता, पहले भी होता, लेकिन लोग इसके बारे में बात कम करते हैं। ये इतना एफोर्डेबल ट्रीटमेंट नहीं माना जाता। पहले लोग सोचते थे कि सिर्फ जो काफ़ी ऊपर दर्जे के लोग हैं यही लोग ट्रीटमेंट इसका बेनिफिट उठा सकते हैं, इसका फ़ायदा उठा सकते हैं। लेकिन आज इसकी इतनी ज़्यादा ज़रूरत हो चुकी है। आप पूरे केसेस को देखें तो मैं हर वो महिला जो 25 साल के ऊपर है उनसे ये रिक्वेस्ट करूँगी कि वो अपने रिप्रोडक्टिव हेल्थ की जांच करें। हर पुरुष को अपना एक सीमेन एनालिसिस चेक कर लेना चाहिए। अगर उनकी रिपोर्टों में नॉर्मल चीज़ें रिपोर्ट हो रही हैं तो अपने डॉक्टर से, अपने रिप्रोडक्टिव कंसल्टेंट से अपने खान पीन, अपने लाइफस्टाइल के बारे में चर्चा करें। इसे कैसे आगे आप मेंटेन करें उसके बारे में बात करें। लेकिन मान लीजिए कि रिपोर्ट में कुछ ऐसी जानकारी प्राप्त हुई जो आपके लिए अलर्ट है, जो बहुत चेताने वाली बात है, तब आपको एक सही समय पे ट्रीटमेंट करने का मौका मिलता है। ये हमेशा हमें ध्यान रखना है कि कोई भी चीज़ का सफलता दर उस ट्रीटमेंट को कब किया गया, किस समय किया गया, उस पर बहुत निर्धारित है। हम जितना इस चीज़ को लेट करते हैं, जब चीज़ों की रिपोर्ट्स काफ़ी ख़राब होते हैं, तो ये बहुत मानने वाली बात है कि उसकी सफलता दर में काफ़ी गिरावट आई। डॉक्टर नवीना जो कह रही है, मैं बस एक ही बात ऐड करूँगा उसमें। We also have introduced and announced a very comprehensive reproductive health screening program, जिसमें हम सारे कपल्स जो अभी फैमिली प्लानिंग के बारे में सोच भी नहीं रहे या उन्हें कोई इनफर्टिलिटी का इशू नहीं है, उनके लिए भी एक मौका देते हैं और ये जागरूकता बनाने की कोशिश कर रहे हैं कि आप आइए और अपना रिप्रोडक्टिव हेल्थ असेस कराइए। बस इतना काफ़ी है। और शहरों में, गांव में क्या अभी भी फर्क है? जैसे हमेशा से होता है कि ये शहरों का एक अलग लाइफस्टाइल होता है, तो उससे भी बहुत इम्पैक्ट लगता है आपको? जितना डेटा पब्लिश किया गया है उसके अकॉर्डिंग इनफर्टिलिटी रेट या जो इंसिडेंस रेट बोलते हैं किसी भी कंडीशन की, वो
ये कहा नहीं जा सकता कि शहरों में ज़्यादा है, गाँवों में कम है, नॉर्थ में ज़्यादा है, साउथ में कम है। तो आई थिंक सब तरफ लगभग सिमिलर, जो मैंने 6 में से 1 कपल वाली बात आपको बताई, वो लगभग मोटे तौर पे भारत के अर्बन या रूरल हर क्षेत्र में पाई जा रही है और ये बढ़ ही रही है। डॉक्टर डेटा कोई बता सकते हैं आप कितना और जनता या पॉपुलेशन इस तरह की प्रॉब्लम से अफेक्टेड है इंडिया में, कितना बढ़ सकता है आने वाले 5-10 साल, ऐसा कुछ होता है? लगभग 3 करोड़ कपल्स एस्टिमेटेड है कि किसी ना किसी इनफर्टिलिटी प्रॉब्लम से आज के तारीख में गुजर रहे हैं। लगभग 3 लाख हर साल में कपल्स अपना IVF से इलाज कराते हैं। सो आप गैप देखेंगे वो 100 में से 1 कपल ही सामने आ रहा है। प्राइसिंग की बात करें तो इतना कस्टमर फ्रेंडली सबसे बड़ा सवाल यही आता है, और आप शायद टॉप की IVF तो ऐसा है इंडिया में जिसमें आप शामिल है, सो आप उस चीज़ के बारे में भी दर्शकों को बता सकें जो जुड़ना चाहते हैं ऐसा जी। IVF के बारे में बहुत सालों से माना गया है कि बहुत ही महंगा इलाज है। तो जो अपना मिडिल क्लास या लोअर मिडिल क्लास पेशेंट है जिसकी मानसिक आमदनी, घर की आमदनी मिला लूँ तो लगभग 30-40 हज़ार रुपये है, तो उसके अंदर वो पूरा घर अपना एक्सपेंडिचर निकालता है। वो सोचता है कि लगभग 2.5 से 3 लाख एवरेज इलाज की कॉस्ट मानी जाती है एक IVF साइकिल। इसको देखने के 2 तरीके हैं। एक तो एक साइकिल में इलाज गारंटीड नहीं होता, तो आप किस क्लिनिक पे इलाज ले रहे हैं बहुत ज़रूरी है, जिससे आपकी प्रेगनेंसी रेट के चांसेस या सक्सेस के चांसेस हाईएस्ट हो। सो राइट क्लिनिक को चूज़ करना बहुत इंपॉर्टेंट डिसीजन है पेशेंट के लिए। और मैं बहुत आई कैन वेरी प्राउडली से दैट वी आर इंडस्ट्री लीडिंग इन आवर प्रेगनेंसी रेट्स एंड यू कैन सी देम हियर। नंबर 2, ऑन द प्राइसिंग एंड पैकेजेस, एंड मैंने लगभग 400-500 पेशेंट से बात की थी 2020 में देश भर में पर्सनली। एंड जो मैंने पाया, पेशेंट की सबसे बड़ी फ्रस्ट्रेशन है कि जैसे जैसे इलाज आगे बढ़ रहा है खर्चा बढ़ता जा रहा है, उन्हें ये नहीं पता और कितना खर्चा होगा। सो जो बिल्डा फर्टिलिटी एंड IVF करता है वो बहुत ही ट्रांसपेरेंट तरीके से एक सिंगल लाइन पैकेज हम पेशेंट की कंडीशन को असेस करके और वो सबसे अफोर्डेबल रेट्स पे हम वो इलाज पेशेंट को प्रदान कर पाते हैं। ऊपर से हमारी टीम्स पूरा प्रयास करती हैं कि उनको लोन की सुविधा भी प्राप्त हो सके, जिससे वो 12 से 18 महीने के EMIs के अंदर इस इलाज का, इस ट्रीटमेंट का भार झेल पाए। डॉक्टर नवीन, तुम्ही आता सांगितलं आता 35, 20, 25 आणि 35च्या ह्या काळात हा प्रभाव जास्त आहे। काही लोकांना नाही ना, आहे मराठी महाराष्ट्र मला मराठी तुम्ही सांगा, तुम्हाला चालेल बरोबर। ह्या गोष्टी होतात, समजा ह्या गोष्टी सगळं थांबण्यासाठी आता हा युवा पिढीला काय करू शकतो? आता तुमच्याकडे तर पर्याय म्हणून लोक येतात, तुम्ही ती काळजी आपला त्याचे जे काय तुम्ही त्याच्यातलं ट्रीटमेंट देता, तुम्ही सल्ला देतात, पण ह्या गोष्टी पुढच्या भविष्यात युवा पिढीला न होण्यासाठी काय काळजी घ्यायला पाहिजे मेल फिमेलला? आता मी मला पुढच्यामध्ये बी शुक्राणूचा विषय असू शकतो, महिलांमध्ये अंड्याचा विषय असतो, यासाठी 25-30 ह्या याच्यामधलं यांना काय सल्ला देणार? इसमें मैं आपको यही बताना चाहूँगी कि काफ़ी कुछ चीज़ें हैं जिसे आप कंट्रोल कर सकते हैं, कुछ चीज़ें ऐसी हैं जिसे आप कंट्रोल नहीं कर सकते। अगर हम अपने दर पे बात करें कि हम अपना क्या ऐसी चीज़ें हैं जैसे खान पान, हमें कोशिश ये करनी है कि हम दिनचर्या में जितने भी प्रिजर्वेटिव पैकेट फूड जिसमें आपके जो भी प्रिजर्वेशन वाली चीज़ें हैं इसे अवॉइड करें। हमेशा हम कहते हैं कि पानी जो है ना, इसकी मात्रा हमारे शरीर में अच्छी रखें। जो हम नींद के बारे में हम बात कर रहे थे कि 7 से 8 घंटे की नींद होनी चाहिए। आज कोई ऐसा इंसान नहीं है जिसकी ज़िंदगी में स्ट्रेस नहीं है, बट उसे थोड़ा सा आपने मेडिटेशन, योगा, कुछ व्यायाम, आप दिन भर में अगर 30 मिनट का भी व्यायाम करते हैं तो ये भी बहुत ही सफलता के लिए आपके एक कहते हैं कि बहुत एक आगे का स्टेप हो जाता है। दूसरी, हमें ये ध्यान रखना है कि
आप क्या जो खा रहे हैं, जो आप अल्कोहल, आज की जनरेशन में हमने इसे एक फैशन के रूप में देखा गया है कि भाई हम स्मोकिंग कर रहे हैं, हम अल्कोहल कंजम्पशन कर रहे हैं। इसकी मात्रा या इसे ना करना, पुरुषों में स्मोकिंग की मात्रा ज़्यादा होने की वजह से भी शुक्राणु की संख्या, उनकी क्वालिटी, उनके डीएनए डैमेज में बहुत बढ़ोतरी पाई गई है। आज हम लैपटॉप, फ़ोन, डिजिटल की जो चीज़ें हैं जिनमें रेडिएशन का उपयोग होता है, उसकी हम कहते हैं कि आप आदमियों में हम कहते हैं कि आप फ़ोन अपने पॉकेट में ना रखें, ठीक है। हम आज कोई भी, कितने लोग हैं हम फ्री हैं तो हम हमेशा स्क्रीन में स्क्रॉल करते रहते हैं, उसकी बजाय आपने फ़ोन को रेडिएशन ही एमिट कर रहे हैं, उसे कुछ मात्रा में आप बाहर रखें, कुछ समय के लिए बाहर रखें, ठीक है। और जैसे लैपटॉप, पुरुषों में हम बहुत ज़्यादा ये काउंसलिंग करते हैं, इसकी जानकारी देते हैं कि जो पुरुष लैपटॉप पे बहुत समय तक काम करते हैं वो टेबल पे रख के लैपटॉप काम करें, और जब उसका प्रयोग ना हो तो उसे स्विच ऑफ करें, उसे बंद करें, ना कि स्लीप मोड में डालें। बिकॉज ये सारे पदार्थ जो है, ये सारे जो रेडिएशन एमिट करते हैं, ये कहीं ना कहीं हमारे शरीर को नुकसान करते हैं।